ज़ंजीरें में जैसा कि हम सबका फ़ेवरेट और ट्रेंडिंग ड्रामा है, हमने देखा कि उसमें क्या-क्या हुआ है और भई छोटी-मोटी सर्जरी भी हो गई है। रबिया जो है वो शेफ़ से डॉक्टर बनने तक का सफ़र भी तय कर चुकी है। सो अपार्ट फ्रॉम रोस्टिंग आई हैव सो मेनी मीनिंगफुल थिंग्स टू से आल्सो अबाउट ज़ंजीरें। बस मेरा साथ हो, एक मोहब्बत और बॉम्बे टेलर्स की भी बात करेंगे। आज के हम रिव्यू में इन तमाम ड्रामास को रिव्यू करेंगे। तो आज मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले ज़ंजीरें से स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे मैं इसको आखिर में रिव्यू करती हूँ, बट आई नीड टू से वेरी अर्जेंटली मैनी थिंग्स, क्योंकि मैं अभी देख के बैठी हूँ तो फिर मुझे है कि मैं अभी ही बात कर लूँ इसके बारे में। सो जल्दी से जो है वो वेलकम टू द हॉट प्लैनेट, एंड जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। भाई सबसे पहले एपिसोड 24 की चीज़ें अगर हम रिव्यू कर लें, तो उसमें तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी थी कि सरबलंद शुरू का सीन वही जो है वो थोड़ा सा मीनिंगफुल लग नहीं रहा था कि जब सरबलंद अपने भतीजे क्या कहेंगे भाई के बच्चे को भतीजा उसके साथ जो है वो खेलने के लिए आता है क्रिकेट, ठीक है। अच्छा, उस वक्त मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होता कि इस तरह जब उसका कनेक्शन अचानक से बच्चे के साथ आज तक नहीं दिखाया और अब दिखा रहे हैं, चाचू का और भतीजे का। तो मगर उसका मकसद ये था कि वो जो है वो बॉल ढूँढते-ढूँढते जो है वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे बानो की कब्र आई थिंक सो है। क्योंकि यही लग रहा है, क्योंकि उसे बानो की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे खड़े होके ना। वो एक सन्नाटा की सी जगह है एंड ही वाज़ वॉकिंग ओवर द सैंड, और फिर उसे आवाज़ें आती हैं, ही इज़ हियरिंग बानोज़ वॉइस। तो ये एक इंस्टिंक्ट है उसका, जिसकी वजह से वो सुन रहा है बानो की आवाज़ें। हाँ, सो डेफ़िनेटली मैं कहती हूँ कि ये ना या तो मुझे लगता है कि ये शो स्टॉपर सीन था। शो स्टॉपर टू दैट थियरीज़, टू पुट एन एंड टू द थियरीज़ जो कि बानो ज़िंदा है या मर गई है या वापस आएगी एंड एटसेट्रा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्होंने कहा यार अब इस चीज़ को एंड कर देना चाहिए, वरना ये लोग ये कहते रहेंगे कि सरबलंद ढूँढ क्यों नहीं रहा? भई बानो मर चुकी है और वो जब उसकी कब्र के ऊपर खड़ा है, वो उसकी कब्र है, डेफ़िनेटली ऑब्वियसली वो अंदर नीचे है तो वो उसकी कब्र है, वो नहीं आएगी वापस, तो वो उसको दफ़ना चुके हैं। और बहुत दफ़ा तो यार हमने वो वैसे भी खुदाई वाला सीन जो है वो ओएसटी में देखा हुआ है, टीज़र में भी शायद देखा हुआ है। तो वो अभी आया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो सोचेगा ना जब हकीकत खुलेगी, कि कैसे मारा था, कैसे मरी थी, तो कैसे दफ़नाया था। सो और सोराब ने खुल्लम-खुल्ला अपने बंदे ज़रकून से कहा था कि मेरी बहन मेरे हाथों में मर गई। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस है। अब अगर हम अब खुद ही जो है वो डिल्यूज़न में रहना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। सो बहरहाल बानो इज़ नो मोर। नाउ रबिया और शीरी जो है वो एक ऐसा डायनामिक है जो कि सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल है इस वक़्त ड्रामे में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है ना, अभी मैं यही एक पोस्ट पढ़ी थी कि टीज़र्स आर गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग दैन द एपिसोड्स, एक्चुअल एपिसोड्स। और मुझे ऐसे ही लगता है कि टीज़र्स ही रह गए हैं बस। बहुत ऐसे शानदार टीज़र्स होते हैं कि लगता है बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, ये तो है कि मिसलीडिंग होते हैं और मिसलीडिंग होने भी चाहिए, लेकिन उसके बाद होता भी कुछ नहीं है एपिसोड में ना। मेरा तो अब यही ख़्याल है, बिकॉज़ पीपल आर एक्चुअली एन्जॉयिंग द केमिस्ट्री बिटवीन सरवलन एंड रविया। आई एम गोना से समथिंग कि वो ऑफेंड कर सकती है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री बन चुकी है। मतलब आई नीड अब मुझे आगे का चाहिए कि अब मैं क्या करूँ उस केमिस्ट्री का? बिकॉज़ केमिस्ट्री जो है ना वो किसी कनेक्शन से भी बनती है। अब कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के दरमियान, इनका दुश्मन एक है। इनके घर के अंदर भी जो दुश्मन है वो भी अब इन दोनों का बन चुका है। इस तरह रैंडम इवेंट्स करवाना, कभी बच्चे के साथ क्रिकेट खेलना, कभी उसी बच्चे के साथ रबिया का बातें करना, फिर उसके बाद जो है वो ये वाली चीज़ें होना कि मतलब गोली लग गई है, फिर वो उसे कभी वो उसे पानी पिलाए, कभी वो मुदस्सिर को याद करे, फिर कभी वो गोली लग जाए तो वो उसका ऑपरेशन करे। तो ये बहुत ज़्यादा इट्स टू मच। मतलब डॉक्टर का काम भी रबिया करे, खाना पकाने का शेफ़ का काम भी रबिया करे, और उसकी माँ को सँभालने का काम भी रबिया करे। रबिया सिर्फ़ एक बीवी ही नहीं है, बाकी सब कुछ है उसकी। तो क्या है इस चीज़ का मकसद यार? या तो फिर आप ऑफ़िशियली बीवी बना दें, शादी कर दें, ताकि फिर हमें, जैसे हम बाकी सारे ड्रामाज़ में देख रहे हैं, बस तेरा साथ हो एक मोहब्बत और, दैट दे आर ऑफ़िशियली मैरिड, और अब उनकी चीज़ें देखने का सेंस तो बन रहा है ना कि यार मियाँ-बीवी हैं तो इंटरेक्शन क्लोज़ तो होंगे, तो ऐसे तो मोहब्बत भी हो ही जाएगी। तो ये मुझे अब बहुत ज़्यादा ना अनॉय कर रहा है। तो रवि और शीरी आर द क्यूटेस्ट डेविलिश थिंग्स एवर दैट आर हैपनिंग। क्योंकि रबिया जिस तरीके से उससे बोलती है ना कि तुम्हारे पास फ़ोन तो होगा और तो तुम अपने मंगेतर से बात करती हो, मतलब वो ना उस पे प्रोजेक्ट करी है डायरेक्ट। वो इस तरह नहीं करी कि वो उससे पूछे, ऑब्वियसली वो झूठ बोलेगी, लेकिन वो डायरेक्ट उस पे प्रोजेक्ट करे जो उसे लगता है, ताकि शीरी जो है ना वो गड़बड़ा जाए और कुछ गलती कर जाए। और शीरी गड़बड़ा जाती है। नाया शाहिद इज़ प्लेइंग रियली वेल, क्योंकि सजल के सामने अब तक अगर अब तो ऑब्वियसली दानिया ज़फ़र की तो परफॉर्मेंस है ही, जो कि मार्जिन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो ज़्यादा मार्जिन रहा है वो अनाया शाहिद के कैरेक्टर का रहा है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ना कम्पीट करना है रबिया के कैरेक्टर से। उसे उससे बचना है, हेजिटेट होना है, बहुत एक्सप्रेशंस, न्यूमरस एक्सप्रेशंस देने हैं। जबकि सरबलंद एक ठहराव है उसके रोल में, एक खामोशी है, तो उसका जो है वो चल रहा है कि उसको डायलॉग देने हैं जस्ट। लेकिन
जो शीरी है उसको डिलीवर करना है, काफ़ी एक्सप्रेशंस डिलीवर करने हैं। सो आई थिंक अनाया शाहिद डिड इट रियली वेल इन फ्रंट ऑफ सज्जल अली एंड पीपल आर लाइकिंग देम टुगेदर, नॉट सिर्फ सजल। सो ये एक बहुत बड़ी अच्छी और अचीवमेंट की बात है उनके लिए। और करती जा रही हैं, अच्छा ही परफॉर्म करती जा रही हैं। सो ये जो है ना मुझे अच्छा लगा कि उसने उसको जज किया। तो वो कहती कोई मेरे पास फ़ोन नहीं है, तुम्हारा शहर नहीं है। खैर वो बहुत ही फ़नी बात है जिस तरीके की उसने की है। वो भी बहुत फ़नी सीन था जब बीजान गार्डन में होती हैं और वो दोनों उनके पीछे खड़े होते हैं। कुछ लोग एडिट करके बीजान की जगह एक छोटा सा बच्चा लगा रहे थे। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि इनको हर तरीके से ही कपल दिखा दिया, जस्ट शादी ही नहीं करवा रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें करवा दी हैं। थोड़ा-सा अब एनॉय करना शुरू कर दिया ना, केमिस्ट्री हो गई, मुदस्सिर और रबिया की केमिस्ट्री भी हमने देखी थी। तो वो शादी के बाद देखी थी, दैट वाज़ एक्चुअली काइंड ऑफ क्यूट क्योंकि रबिया ने उससे भी प्यार की शादी नहीं की थी, आहिस्ता-आहिस्ता प्यार हुआ था। तो इट वाज़ नॉट एनोयिंग और ये सेंस बन रहा था कि चलो ठीक है, अगर वो गार्डन में सब्जियाँ उगा रही है या वो उसको मरहम के खुद बना-बना के दे रही है, तो अंडरस्टैंडेबल है ना क्योंकि वो उसकी बीवी उसके साथ है, तो वो चीज़ों में इन्वॉल्व है उसकी। लेकिन एक बगैर उस रिश्ते के इतना ज़्यादा केमिस्ट्री करना कि कोई सेंस नहीं है अब आगे उन दोनों ने साथ मिलके जो एक्चुअल चीज़ें हैं, दुश्मनों का पता लगाना और एक-दूसरे के भाई और शौहर और उन चीज़ों से बदला लेना, वो तो कुछ हो नहीं रहा। दैट वाज़ वेरी पावरफुल सीन बिटवीन सरबलंद एंड सोराब। जब सोराब उसको कन्फ्रंट करता है कि मैं तो शुक्र करो कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बहन के साथ तुमने ये गैर औरत के चक्कर में, तो जो सरबुलंद की आवाज़ जरमाला के लिए उठती है ना भाई, वो बहुत ज़बरदस्त है कि वो उसके पीछे भी जो है ना उसकी एब्सेंस में बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टैंड लेता है कि मैं जो हूँ ना वो चुप हूँ और मेरा इसका भी ये मतलब नहीं है। और वो कहता है कि मैं अभी एक सरदार पे इल्ज़ाम लगाने का आप जानते हैं ना कितना बड़ा अंजाम होता है। कितना बड़ा बहुत कितने बड़े खतरनाक सज़ा होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि सरबलंद इज़ नाउ पुटिंग सोराब इन हिज़ प्लेस। अभी तक वो उसे भाई बन के बात कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसने कह दिया है फाइनली ना कि भई बहुत हो गया और अब आप सरदार भी हूँ मैं, सिर्फ़ भाई नहीं हूँ छोटा कि जिसको आप कुछ भी बोले जा रहे हैं कि और जब वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चलो है लेकिन ऐसा कोई प्रूफ़ तो नहीं है ना कि वो कोई गलत हरकत कर रहा हो या वही वो तो उसने जब उसको उसकी जगह पे रखा और उसने साफ-साफ जो ये कहा है सरबलंद ने, दैट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कि कोई घर के अंदर से ये अकेले अंदर से टूटते हैं। तो यानी उसको पता है कि कोई घर के अंदर से जो बगावत कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये दुश्मन घर के अंदर ही दीमक चाट रहा है। तो मतलब यार अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो फिर वही सवाल उठता है कि क्यों नहीं पता करवा रहा, क्यों उसकी कोई ऐसी एफर्ट नहीं दिखा रहा है कि वो घर के अंदर अपने बंदे तैनात करे कि यार इस पे नज़र रखो, इस पे नज़र रखो। रबिया की ने जब उसको शीरी के बारे में बताया, तो वो रबिया अपने तौर पे उस पे नज़र रख रही है। मुझे नहीं लगता जो सरबलंद ने कहा है या चलो वो रिलैक्स हो गया लेकिन शीरी के अलावा भी कोई मेड हो सकती है, 10,000 मुलाज़िम उनके घर में काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी कोई ना कोई हो सकता है, तो वो किसी पे भी वो ज़रगुन पे कह सकता है चलो सोराब लाला उसका भाई है। ज़रगुन का जो उसका बंदा है, उस पे कह सकता है अपने किसी बंदे को कि यार इस पे नज़र रखो। अब वो रबिया की इन्वेस्टिगेशन कराने जाता, उसके बंदे उस पे नज़र रखते, तो पता चल जाता ना। दूसरा सवाल ये कि तोरसम की तलाश में वो जब से साफ़रान मामा ने तोरसम को भगा दिया था अपने इलाके से ताकि वो मिले नहीं किसी को। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो वो वापस अपने इलाके में कब से बैठा हुआ है। तो क्या उसके बंदे अब वहाँ भी नज़र नहीं रख रहे? यानी ज़ाफ़रान के बंदे ज़्यादा काम के हैं, जिन्होंने जो है वो ज़ाफ़रान ने उनको कहा भी नहीं था और फिर भी उन्होंने नज़र रखी और उन्होंने देख लिया कि सरबलंद आजकल एक लड़की के साथ है। क्या हुआ उस इन्फॉर्मेशन का? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सरबलंद के बंदे क्या इतने फ़ारिग़ हैं यार कि वो ये भी नहीं बता सकते कि तोरसम और उसके बंदे बहुत अरसे से अपने इलाके में वापस आ चुके हैं। कोई एक्शन लेना है तो लो पकड़ो उन्हें। वो वाज़ेह कातिल हैं तुम्हारे भाई के। तो क्या अब क्यों नहीं सोच रहा वो इस बारे में? तो वो सिर्फ़ बोल रहा है लेकिन उसके एक्शंस उसकी बातों से मैच नहीं कर रहा है। ये आख़िर जो है वो कब तक चलेगा ज़ंजीरे में, ये मेरी जो है ना वो बात समझ नहीं आ रही है। तो सोराब की जो एक्सप्रेशंस हो जाते हैं ना, वो बड़े ही खतरनाक किस्म के हो जाते हैं क्योंकि वो अब फाइनली वो डर चुका है कि सरबलंद को सब कुछ पता है। अब यानी मैं ये कहती हूँ कि सोराब ने जो एक्सप्रेशंस दिए ना, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। रज़ा अली आबिद ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी यहाँ पे भी। कहीं-कहीं जगहों पे जो है वो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जब एक्चुअल परफॉर्मिंग का मार्जिन होता है, तो वो अच्छा कर जाते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो इस तरीके से किया ना कि उसकी आँखों में एकदम से खौफ आ गया था, बोलती बंद हो गई थी। दैट एक्चुअली शोज़ कि एक बंदा है जो कुछ कांड करके बैठा है, जो कुछ गुनाह करके बैठा है और अब वो डर रहा है कि उसके गर्दन तक हाथ आ रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। और फिर जब वो अंधाधुंध फायरिंग करता है ना खतरनाक तरीके से, गुस्से में फ्रस्ट्रेशन निकालता है। सो ही इज़ गोना गेट कॉट वन डे लेकिन ये लोग उसको पकड़वा ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये हर बार डिले करे जा रहे हैं। रबिया ने अपने मामा से और अपने भाई से बात करके अपनी खैरियत के बारे में भी बताया। तो उस वक़्त भी भाई ने नहीं बताया कि भई मैंने बिया बाजी मैंने कॉल की थी और जिस नंबर से आपने कॉल की थी अगर वो ये बता देता, तो क्या रबिया चौंकती नहीं कि बानो का फ़ोन होगा वो तो? बानो का फ़ोन किसके पास है जिसने बोल दिया रॉन्ग नंबर?
भाई वो बता सकता था ना कि मतलब कि हाँ कोई है हमारे यहाँ तो जरमाला रहती है, या चलो सरबलंद साहब की मेहमान है लेकिन वो तो जरमाला है, आप कौन बात करें, कुछ भी नहीं उसने वो किया। वो जाके बता सकती थी कि भाई बानो का फोन तो सुराब लाला के पास है, तो उन्होंने ही यकीनन तैयब से बात की होगी, तो उन्होंने क्यों नहीं उसको कुछ बताया, या हमें क्यों नहीं बताया कि किसी की कॉल आई थी। तो ये भी नहीं हुआ, मतलब कि इस तरीके की चीज़ हो। फिर वो सरबलंद के अब मेहमान आ रहे हैं, भाई फ्रांस यूरोप वाले मेहमान आ रहे हैं, और अब रबिया ऑफर कर देती है कि मैं खाना बना लूंगी, इसमें ऐसी क्या बात है, और मुझे तो सब आता है। तो रबिया और उसका ये कहना है कि मुझे तो सब आता है भाई, ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस जिंदगी में। लेकिन खैर मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है ना वो लूज एंड्स हैं, और बार बार ये खाने और पीने और पानी और उसके ऊपर ही चीजें चल रही हैं, और अब तो ऑपरेशन भी आ गया है नाउ। सौराब जब वो पागल हो चुका है, और अब वो शीरी को कह देता है कि सरबलंद को मरवा दो। अब वो चीज़ फाइनली रिवील हो जाती है कि जमुट को जो है वो शीरी ने अपने पीछे लगाया हुआ है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो तोरसम को इस्तेमाल कर सकें और उससे ये काम करवाते रहें जो वो एक्चुअली खुद चाहते हैं। तो फिर वो जमुट से बात करके कह देती है, और फिर मुझे लगता है कि आखिर में वो सीन भी मिस हो जाता है कि तोरसम जब अपने बंदों के साथ मिलकर क्या प्लान बना रहा है वो सीन सारा मिस हो गया। जस्ट तोरसम का हमें क्लोजअप दिखाया कि सारे बंदे जो है वो स्वैग से जा रहे हैं सरबलंग को मारने के लिए। एंड दूसरी तरफ जो भाभी गुल बड़ी परेशान है, भाभी गुल नहीं सॉरी भाभी नूर, और वो जो है वो अपनी सास साहिबा से कह रही हैं कि मैं जो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है मेरे शौहर, और उनको पता नहीं क्या हो गया, उनको कोई और तो पसंद नहीं आ गया, मैं तो मर जाऊंगी वो। तो अब होता जनाब ये है कि दूसरे एपिसोड का स्टार्ट तो स्ट्रांग हुआ था, लग रहा था कि अब तेजी से चीजें हो जाएंगी यहाँ पे ना। और हम जब वो कुछ फाइनली स्टोरी फॉरवर्ड होते हुए देखेंगे, बट स्टिल हुआ ये कि फिर वो रबिया खाना बनाते बनाते शीरी के कमरे में चली आती है। दैट वाज अ गुड मूव एक्चुअली, दैट वाज अ स्मार्ट मूव, कि उसने जब वो पता नहीं चलने दिया, वो शक नहीं होने दे रही कि वो उसके पीछे शी इज आफ्टर हर, और उसे मोबाइल मिल भी जाता है और वो देखना भी शुरू कर देती है। अब क्या उसने सुराब लाला के बारे में कुछ देखा या नहीं देखा ये कुछ समझ नहीं है। और शीरी ऑन द अदर हैंड बहुत खुश हो रही है कि जितना करना है आज काम कर लो, किचन की मलका बन जाओ, फिर तो जब सरदार नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो वो जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रही है, और अचानक से शेरी आ जाती है, फिर वो दरवाजे पे रुक के वापस मुड़ जाती है। इतनी देर में रबिया खिड़की से कूद के चली आती है, उसको इतना टाइम मिल जाता है, लेकिन क्या उसने देखा, खैर उसे ये तो पता चल गया कि फोन इसके पास है और शेरी फोन छुपा रही है, तो कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन इस पूरी चीज का ड्रामे में कोई ताल्लुक इन्होंने क्रिएट नहीं किया आगे के यार। वो जो पैथेटिक सीन मुझे ऑनेस्टली मुझे वो फाइटिंग और गन्स के जो सीन था वो बिल्कुल कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ना मुझे जमरुद के बंदे और ना मुझे जो है वो सरबलंद के बंदे, किसी में कोई ऐसा ऑरा और कुछ भी फील नहीं हुआ, बिकॉज जब शेरदिल और उसकी बात आती थी तो एक फाइटिंग और उसका एक ऑरा होता था, मजा आता था। अब वो एक चीज बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती जा रही है, वही जो है वो लोग आएंगे फायरिंग करेंगे, कभी बच जाएंगे कभी मर जाएंगे, सो इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी अनोइंग, ठीक है। मुझे मजा नहीं आया इसमें। लेकिन सरबलंद को बाजू पे गोली लगती है, और अब वो घर आता है, और अब वो कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब सरबलंद के पास क्या कोई और बंदा नहीं था रबिया के अलावा जो उसके अपने पर्सनल बंदे हैं, जिनसे वो कह सके कि यार मैं घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे गोली लगी है, मुझे आके अंदर ले जाओ। भाई वो रबिया को कॉल करता है कि मुझे जो है ना, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा, वो भी बहुत वियर्ड लगता है, यानी इतनी डिटेल्स हमें सुनवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों को हम चाह रहे हैं आप हमें दिखाएँ, वो आप हमें दिखा नहीं रहे। यहाँ पे आप लॉजिक का ख़्याल रख रहे हैं कि इतनी डिटेल्स दे रहे हैं कि रबिया तुम दरवाज़ा खोलना, सामने वाला ये खोलोगी, वहाँ पे लेफ्ट पे ये नज़र आएगा, यहाँ से खोलोगी तो एक जाली वाला नज़र आएगा, वो खोल के मुझे अंदर। यार मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी बातों से ना उस सीन का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें हम खुद भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसने बता दिया होगा रबिया को एड्रेस, लेकिन जो चीज़ें एड्रेस करने की एक्चुअली हैं आप वहाँ नहीं बता रहे, आप वहाँ नहीं दे रहे हमें कुछ भी। तो फिर बहरहाल लड़कियाँ अंदर लेके चली जाती है, फिर कुछ चीज़ें ऑकवर्ड कर देना, बिकॉज दैट सीम्स ऑकवर्ड। जिस तरह वो कहता है कि बाथरूम में दरवाजे की कुंडी लगाओ, हाँ वो सब केमिस्ट्री क्रिएट करने के लिए वो अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो समझ भी नहीं आ रहा है कि यार अगर इस तरह कोई पकड़ ले कितना गलत इंप्रेशन जाएगा। फिर वो कहता है फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, वो भी वो छुप छुपा के लाती है, तो वो कहता है किसी ने देखा तो नहीं। अरे भाई इतने लोग हैं अवेलेबल, कोई देख भी लेता तो क्या करना था, फिर क्या बोलती हो। तो ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, इतनी आइडियल सिचुएशन। लेकिन बहरहाल फिर ये था कि वो उसको जो है वो, अब वहाँ से जो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं भाई, कि वो कहता है कि डिसइनफेक्ट डिसइनफेक्ट, कोई कोई 50 दफ़ा उसने डिसइनफेक्ट का वर्ड यूज़ किया है। वो एक दफ़ा भी कह सकता था कि तुम कर सकती हो, तुम डिसइनफेक्ट करो और फिर बुलेट निकाल लो, लेकिन यार उसको इतनी दफ़ा रिपीट करना। सजल इज़ ऑलवेज नेलिंग हर एक्सप्रेशन। मैं दानिया जफ़र को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ये वाली एक्टिंग है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसमें। लग रहा था कि एक इंसान जो कि सिर्फ उसको गोली लगती है तो सिर्फ पेन नहीं होता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसे, ठीक है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं, फेंटनेस हो रही है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, बहुत सारी चीज़ें मेडिकली हो रही होती हैं इंसान की बॉडी के अंदर। उन्होंने वो सब चीज़ों को एक साथ पोर्ट्रे किया कि उसकी सांस छूट रही है, आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं, जिस्म से जान निकल रही है, हालांकि गोली एक जगह पे लगी है। सो इट वॉज क्लोज टू रियलिटी।
बट स्टिल यार इतना ज़्यादा ड्रैग करना कि आप पूरा मतलब इवन वो बुलेट निकल भी नहीं पाई है और ड्रामा ख़त्म हो गया है। कम अज़ कम उस चीज़ को ही क्लोज कर देते ताकि नेक्स्ट एपिसोड से हम कुछ आगे और देखते हैं। तो ये ड्रामा ऐसे ही नहीं 40 एपिसोड तक चला जाएगा, इसको आप अननेसेसरी स्ट्रेच करके ड्रैग करके इसको बोर करके ही छोड़ेंगे आप ना। तो रबिया और वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी सज्जल की, जो घबरा रही है ये वो, लेकिन फिर एक्चुअली मुझे ऑकवर्ड हो रहा था, ना जाने क्यों मुझे वो उस चीज़ को वो प्यार और वो नहीं, वो ऑकवर्ड चीज़ है ना, मुझे इसलिए ऑकवर्ड हो रहा था कि रबिया और सरबुलंद का रिश्ता एक रिस्पेक्टेबल है। दे शुड नॉट रोमांटिसाइज इट इन अ वेरी ऑब्वियस वे। खुद ही रोमांटिसाइज हो जाएगा यार, लेकिन आप इतना ज़्यादा कि उसका दुपट्टा मुंह में दबा रहे हैं। जब एक मेडिकल किट साथ रखी है तो फिर वो कोई ऐसी चीज़ भी रखी होनी चाहिए बैग में जो वो मुंह में दबा सके पेन के लिए। दुपट्टा उसके लेके मुंह में दबाना, दैट वाज सो ऑकवर्ड एंड सो वियर्ड एंड सो चीप। मेरे ख्याल से ये चीप लग रहा था मुझे। ये दोनों बहुत ज़्यादा एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं एक दूसरे के आगे। दे डिज़र्व बेटर, मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर वो उसको जो है वो क्या कहते हैं, ये चिमटा है, चाकू है, इसको गर्म करो फिर इस पे लगाओ। बिल्कुल ही जंगी वाला दौर दिखा रहे हैं। भाई जंग नहीं चल रही है यार, बस एक गोली लगी है बाजू में, दैट्स इट। तो कोई ऐसा डॉक्टर हो आपका यार जिसको आप खामोशी से घर पे बुला सको। भाई आ जाए, वो कुछ भी बोल के आ जाए कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी कर ले, कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना, कोई तो बंदा होना चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हारे अलावा तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो ये ट्रस्ट और ये सब बिल्डअप करने के चक्कर में जो स्टोरी का कचरा हो रहा है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। और फिर जो है वो हमने देखा कि क्या कहते हैं, बस यहीं से बस ख़त्म हो गया। रबिया जो है वो उसको वो कर रही थी। तो मेरे ख्याल से जब वो ड्रामे को बहुत ज़्यादा अननेसेसरली ड्रैग किया गया और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र फिर मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, फिर से तोड़सम और गुलमहर की तरफ मोड़ दिया है। वो भी मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी वो नहीं सुनेगा बात। वो जब तक नहीं सुनेगा, जब तक डायरेक्टर नहीं कह देगा कि दैट्स इट, अब हम इसको ख़त्म करते हैं। तो वहाँ तोड़सम की स्कीमिंग प्लान्स आपने दिखाए नहीं, और आपने अननेसेसरी सीन्स जहाँ वो बेकार की नया ना करे जा रहे वो दिखाते रहेंगे। और सरबलंद की भी और रबिया की इतनी ज़्यादा मतलब यार मेडिकल प्रोसीजर को इतना वो करना, मुझे ऐसा ना लगे ना कि मैं ड्रामा नहीं देख रही हूँ, मैं कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रही हूँ कि हाउ टू टेक अ बुलेट आउट वाइल इन द बाथरूम। और ये सब बात मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हो गया था। अब घिन आ रही है मुझे स्टोरी से कुछ आगे बढ़ने के लिए। वो तो गाइस आप लोगों का इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है? ऑल दो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि दानियाल और सज्जल ने बहुत अच्छे से उस सीन को परफॉर्म किया, बट आई थिंक इट वॉज नॉट डिमांडेड इतना ज़्यादा। ओके, सो नाउ मूव ऑन कर लेते हैं बस तेरा साथ। ओके नाउ बस तेरा साथ हो, जिसमें अनस का जो कैरेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली। और अगर जो है वो एक ग्रीन फ्लैग है कि नाइस पर्सन है, तो अगर वो स्टैंड नहीं ले सकता तो इट्स इक्वल टू दैट वही लोग जो कि उस तरह साथ नहीं देते, वो उस लड़की को सही भी नहीं मानते। और सिर्फ बेडरूम में साथ देने से तो साथ नहीं दिया जाता ना, तो आपको उन लोगों के सामने भी साथ देना पड़ता है। सिर्फ हर बार बच जाने से और ये कहने से कि चलो वापस चलो, और सिर्फ अवॉइड करने से आप इज्जत नहीं बना सकते, क्योंकि फिर वो आपको बढ़ते बढ़ते एक दिन आपके बेडरूम तक, आपके गर्दन तक भी आ ही जाएंगे। तो अनस का जो कैरेक्टर है वो यहाँ से क्वेश्चनेबल है ज़रूर। एंड हमने जब उसमें यही देखा कि जो मेन हाइलाइट्स थी इन 2 एपिसोड्स की, दूसरी एपिसोड तो ख़ैर बहुत अच्छी थी। जो पहली वाली एपिसोड थी उसमें जो है वो बस यही बातें थी कि अनस रिग्रेट करे कि उसे नहीं मशवरा अपना देना चाहिए था, और मेरा ख़्याल से उसे नहीं देना चाहिए था। ये फ़ज़ूल में वो क्यों इन लोगों के मुँह लग रहा है यार? ठीक है, तुम उनके साथ रहो, ये रहो, लेकिन तुम क्यों जो है वो उनके अब करते हो, तुम्हारी बीवी को भी इंसल्ट करते हैं बराबरी से। इनसे क्यों नहीं अनस जो है वो बगैर बात किए और जी और सलाम को छोड़ सकता है? अब तो घर भी उसका है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई घर से निकाल देगा। ये तो वो अपनी नेचर से मजबूर होके कर रहा है ना, तो अब उसको अपनी इस नेचर पे कंट्रोल तो करना चाहिए ना एटलीस्ट। ठीक है, फौरन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं रहा जो वो इंटेंशनली करता है कि ताईजान मैं काम कर दूँ, अब मैं ये कर दूँगा, मैं अरेंज कर दूँगा, अस्सलाम वालेकुम जी, अंसा सलाम कर लो, अंसा चलो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जो है ना उसको ही शुड मूव ऑन एंड ही शुड चेंज नाउ। अब टाइम हो गया है इतना कि अंसा का असर उस पे इतना आ जाए। और फिर जो है वो हमने ये भी देखा कि जो शहरीन है वो अपने बाप के सामने जो ड्रामा रचाती है। पहले तो वो बड़ी ऐसी बात बोल देती है कि भई आप जैसे बाप होते हैं जिसकी वज़ह से बेटियाँ मजबूर हो जाती हैं गलत कदम उठाने पे। वो सीधा-सीधा धमकी दे रही है कि मैं घर से चली जाऊँगी। तो वो मुस्लिम को एहसास होता है कि ये औलाद पाल रहा है वो। और फिर लेकिन जो है ना फिर वो सोचता है, और फिर शहरीन आके जो रोने-धोने का ड्रामा करती है। और मैं ज़ोया नाज़र को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करूँगी यार, उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी वाक़ई में। तो ये एक्टिंग होती है ना कि एक्टिंग ही ना लगे, कि मुझे भी लगा कि मतलब यार इतना ज़्यादा रो रही है और हाँ, इसको देखो अपने बाप का एहसास हो गया। तो आई थिंक ये जो है ना
ये अपने बाप की ब्लेसिंग्स चाहती है, लेकिन यार उसने जो मतलब हंसे हैं वो लोग उसके बाद बाहर आके अपनी और माँ के साथ। सबसे बड़ी बात कि माँ को इस चीज का एक्टिवली पता है कि ये बेटी सब ड्रामा कर रही है बाप के सामने, तो बजाय वो उसे रोकने के या शर्मिंदगी का एहसास दिलाने के कितना बैक करी है। एंड फिर जो है वो हमने ये भी देखा कि वो अंसा का जो सीन था कि वो फिर वन ऑन वन हो जाते हैं, जो हारिस वहीद है शायान, और फिर वो उसको फिर जब वो टीज कर रहे हैं, अच्छा पहले वो डर गए थे उसकी फ्रेंड के अब्बू से, लेकिन अब वो फिर उसे टीज कर रहे हैं क्योंकि अब कोई जवाब नहीं आ रहा ना, अनस की तरफ से जवाब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंसा कितना ही लड़ लेगी, लेकिन अल्टीमेटली अनस है जिसको पता है हकीकत कि शायान ने वो वीडियो बनाई है। तो अनस कोई ब्लैकमेल क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं इस पॉइंट को यूज कर रहा है कि मैं चाहूं तो बता सकता हूँ, तुम लोगों की इस वक्त कोई पावर नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ना बताऊं तो फिर इस शर्त पे होगा कि तुम लोग मेरी बीवी के मुंह लगोगे ही नहीं, उससे तमीज से बात करोगे जब भी बात होगी और इज्जत करोगे। वो ये तक नहीं कर रहा है। और फिर अंसा जब उसे जवाब दे रही है कि मैं तो ढूंढ निकालूंगी, तो फिर वो अनस कहते हैं चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तो ये है अनोइंग, इरिटेटिंग, और अंसा का बहुत दिल टूटता है जब वो अपनी फ्रेंड से ये बात डिस्कस करती है कि मैं वो ये सोचती है कि मतलब मैंने जिस चीज के लिए शादी की थी, तो बात तो वही हो गई ना कि मैं वहां भी ये सब चीजें अपने लिए लड़ती रहती थी, यहाँ भी घर मेरा है लेकिन मैं फिर भी लड़ती रहती हूँ, फायदा तो कुछ नहीं है घर अपना होने का। मेरा ख्याल से मुझे इस ड्रामे से ना एक मैसेज, और जो मैं रियलिटी में भी बिलीव करती हूँ जिस चीज पे, वो ये है कि आप जो है ना, मुझे नहीं लगता कि जब आपके नाम कोई घर हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, तो आप सुकून से रह सकते हो अनटिल अनलेस आप उन टॉक्सिक लोगों से टाइज अपनी कट ना कर लो। उन लोगों के साथ रह के आपकी मेंटल हेल्थ पे लाजमी असर होगा, चाहे वो घर आपका कितना ही क्यों ना हो, आपको नहीं रहने देंगे सुकून से। मेरा ये ख्याल है कि एज बीइंग पार्ट ऑफ द हाफ पोर्शन, मुझे लगता है अनस को कह देना चाहिए कि भाई मुझे जो है ना पैसा दे दो इस घर को वो करके, ठीक है, और मैं जो हूँ ना अपना अलग रह लूँ। भले से दादा को वो साथ लेके चला जाए, लेकिन इन लोगों के टॉक्सिक लोगों के साथ रह के इनका रिलेशनशिप कैसे चल पाएगा? आप नहीं रह सकते, ये लोग नहीं रुकते। और आप कितनी भी इनको धमकियां दे लो, ये अल्टीमेटली फिर भी ये कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बातें होती हैं, इतनी नॉर्मल होती नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहना, जो है ना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो क्या फ़ायदा है फिर आपके, वो कागज़ का टुकड़ा ही रह गया ना, वो घर आपके नाम है। अगर आपको रोज़ जवाब देना पड़े, ठीक है आप कॉन्फिडेंट हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन ये तो सिर्फ़ इनफ नहीं होता ना, आपका मेंटल पीस भी तो ज़रूरी होता है। रोज़-रोज़ जो डिस्टर्ब हो रहा है, आप किसी काम के लायक नहीं रहोगे, आपको हर वक़्त ये टेंशन है कि किसी को जवाब देना है अब जवाब देना है, अब क्या बोलूँगी, अब क्या बोलेगा ये? तो मेरा ख़्याल से जो वो ये है। और फिर उसके बाद हमने जब वो ये देखा कि अब ख़ैर शरीन की शादी डिसाइड हो गई है, और फिर अनस फिर कूद पड़ता है कि ताईजान मैंने उसको ये बोल दिया, ये वो। अब वो ताईजान कह रही है कि भाई तुम्हें किसने कहा है, और सही तो कह रही है, वो किसने कहा है उसे? या तो चलो उन्होंने उसको बेवकूफ करके मुलाजिम अपना बनाया हुआ कि चलो ये काम करो, कोई कह भी नहीं रहा भाई तुमसे, तुम क्यों जो है वो पीछे बीच में घुसे जा रहे हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी बीवी वहां अकेली बैठी, उसको वो मना करी कि इवेंट में नहीं आना। तो बहरहाल फिर उसके बाद वो चला जाता है और हो गई बेइज्जती, अब इंसल्ट करवा के वो चला गया, ठीक है। और उस पे जो है ना वो भी अंसा भी काफी रिएक्ट करती है कि तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है उसका वो करने का। तो नाउ अब हम देखते हैं कि वो प्लान बनाते हैं कि हम जो है ना वो बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। अच्छा फिर जो है वो ये होता है कि इवेंट स्टार्ट हो गया, और अब जो है वो सब मेहमान आ गए, और अब फनी चीज़ ये होती है कि अब वो उनकी सास बोल देती है शरीन की कि भाई आपकी जो है वो बहू कहाँ है? वो कहती है भाई मेरी तो कोई बहू नहीं है, मेरा बेटा तो शादीशुदा ही नहीं है, वो तो मेरे। तो उनकी अब जो है ना वो आग लग जाती है उनको तन बदन। वो कहती है उसको तो बुलाएं ये वो ना, तो वो अब ये होता है कि जिस कदमों से वो चल के उन्होंने मना किया था वापस चल के आई हैं और फिर उनको बुलाने के लिए आई हैं। और उससे पहले जो उनकी कॉन्वर्जेशन चल रही थी अनस और अंसा की, अच्छा फिर वो बुलाने आती है तो वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ और मुझे तो अपनी दोस्त के यहाँ जाना है ये वो। तो फिर उनके जाने के बाद अनस कहता है कि जो है ना खुदा हिसाब लेता है, और मतलब जो है ना सब देख रहा होता है, तुम देखो वो चल के गई, इस तरह बोल के गई थी, खुद चल के आई है। तो मतलब यहाँ उसको बड़ा बोलना आता है ना अखलाकियत का। मतलब हर वक्त पैसिव एग्रेसिव आप नहीं रह सकते, आपको कभी ना कभी तो यार स्टैंड लेना होगा ना कभी तो बोलना होगा ना कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज मतलब हर बार जब वो सिर्फ अल्लाह पे छोड़ देना और ये कर देना, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में इसलिए भेजा है कि कुछ चीजें आपको खुद भी करनी पड़ती हैं। बहरहाल अब ये जो है ना वो सीन बहुत प्यारा था जब अंसा जो है वो उसे अपने बाप की शॉल और उसके जूते निकाल के देती है। वो एक ब्यूटीफुल सीन था, एंड बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि वो अपने बाप से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है और बहुत कनेक्टेड है, बहुत अटैच्ड है, बहुत प्यार करती थी। और अब अगर वो अपने फादर की चीजें किसी से शेयर कर रही है, मस्ट बी समवन सो स्पेशल जिससे वो शेयर करने को तैयार है। तो वो उसके साथ एक मेंटल और कंफर्ट, मेंटल पीस कंफर्ट जोन में वो आ गई है। बट स्टिल दे आर गेटिंग अलोंग। जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहती तुम फिर ना, तुमने हाथ पकड़ लिया, वो कहते तुमने फिर छुड़ा लिया।
तो मतलब अनस जो है ना वो वही है कि बेडरूम में मतलब बीवी अकेले साथ में है तो ठीक है करता रहेगा, लेकिन सामने जब उसकी हिम्मत बन जाती है तो हम उसको थोड़ा तो यार देखना चाहते हैं ना कि जब बंदा चेंज होता है, एक बीवी उसकी बहादुर आई है तो अब चेंजिंग आनी चाहिए, पॉजिटिव चेंजिंग आनी चाहिए। तो वो उसको अपनी सारी ना चीज़ें देती है, उसकी स्टाइलिंग। अच्छा, सना जावेद बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं। इतना नेचुरल तरीके से वो परफॉर्म कर रही है ना कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक नेचुरल मियाँ बीवी जो अभी नए-नए एक-दूसरे के साथ हैं, वो जिस तरह वो उसे कहती है कि पहनो अच्छा, और ये अरे फिट आए हैं बिल्कुल ये वो। तो वो बहुत नेचुरल तरीके से कह रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंसा का कैरेक्टर जो है ना बहुत ज़बरदस्त लिखा गया है वैसे। और नाउ यहाँ पे जब वो फंक्शन हो रहा है, अच्छा अब फ़हाम बीइंग फ़हाम अ ग्रेट रेड फ्लैग, जिस तरीके से वो उसकी दोस्त कहती है कि यार तुम्हारा तो बड़ा फियांसे बड़ा हैंडसम है, तो वो कहता है बहुत शुक्रिया आपका, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। बहुत ही घटिया इंसान है यार, मतलब ऐसे बोल दिया उसने। और फिर शहरीन को जो आग लगती है वो कहती है मेरी भी तारीफ कर दे, तो वो कहता है अच्छा, फिर वो कुछ नहीं कहता। और मतलब कितना ज्यादा मुझे तो बड़ा मजा आया देख के ना। बात ये है कि उन्होंने अभी कोई ऐसा धमाकेदार वो चीज नहीं की शहरीन और उसके घर वालों के साथ, कार्मिक, लेकिन जो उसने किया है ना, स्लो पॉइजन वाली जो चीज भी उसने की है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि उसने कोई आम रेड फ्लैग वाली हरकत नहीं की है जो आम लड़के कर देते हैं कि डांट दिया, जोर से बोल दिया। उसने ठहराव और तहम्मुल के साथ बहुत ही घटिया तरीके से किया है, उसको जलील किया, ठंडे ठंडी जिल्लत जो होती है ना बिल्कुल, कि जब वो कहती है मुट्ठी बंद कर लेती, तो एक एक बीइंग अ फियांसी वो एक नखरा कर रही थी, नखरा दिखा रही थी। और ये उनकी बहुत प्राइवेट बात थी कि आप पहले मेरी तारीफ करें। तो वो उसकी अम्मी कहती है बेटा पहनाओ ना अंगूठी, क्या हो गया, तो वो सबके सामने बोल देता है। इतनी जिल्लत की बात है, और ये बात शरीन की माँ नोट कर रही है, लेकिन उसको फिर भी एहसास नहीं हो रहा है कि कितना गलत रिश्ता है। वो भाई लगी पड़ी है इस चीज में कि हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है, घर है, ये है वो है, शानदार लड़का है। तो वो इस चीज में बिल्कुल मगन है, मगर उसको साफ नजर आ रहा है उसकी बेटी की कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है। वो कितना एम्बेरस फील करती है शरीन। एंड बाय द वे आई थिंक जोया नासर इज लुकिंग ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, मुझे प्यारी लग रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी एंगेजमेंट के लिहाज से। उनका ड्रेसिंग और उनका जो मेकअप था ना, कि कोई वो डार्क शेड्स और वो नहीं करा, बिल्कुल जो है ना वो एक पार्टी मेकअप टाइप स्टाइल किया हुआ था। बाल जो है वो बहुत प्यारे लग रहे थे, थोड़े से और अच्छे हो सकते थे फ्रंट से, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी स्टाइलिंग लगी मुझे उनकी। तो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। और फिर जो है वो एंट्री होती है भाई अंसा और अनस की। तो वो जो सीन था ना, दैट वाज द मोमेंट ऑफ द ड्रामा, कि जब वो इवन उसको दिखाया, शरीन भी देखने लगती है वहां पे। वो क्या देख रही है जब तुम्हारा भाई, तुम्हारा तो बहुत हैंडसम और ये वो सब तुम्हारे सामने खड़ा है ना। तो एक ये भी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, अच्छा अनस भी खूब हीरो बन के ना शॉल को यूं करते हुए डालते हुए। तो मुझे ये भी बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बात लगी कि जब आपकी अपनी बीवी, जैसे बहुत से मर्द होते हैं वो इस चीज को अपनी बेइज्जती समझते हैं, हाँ अपनी बीवी ये हमें तैयार करेगी, मुझे पता है मैं कैसे तैयार होना है, तुम क्या बताओगी। लेकिन एक अलग ही ऑरा आता है, एक अलग ही जो है ना वो चार्म पैदा हो जाता है मर्द की पर्सनैलिटी में, अगर आप अपनी बीवी की चॉइस को अहमियत दो और उसके तरीके से तैयार हो ना उसका दिल रखने के लिए, तो वो एक है, इसमें एक कशिश है। तो वो जो अनस ने शो करी वो कशिश, और वो शरीन तक पहुंच गई भाई। एंड द वे शी वाज सीइंग हिम, कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ टूटा और एहसास हुआ दैट मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी फहाम इज द रॉन्ग चॉइस एंड मे बी ही इज द वन। क्योंकि उसे एहसास ये नहीं हुआ कि उसकी खूबसूरती ये देख के, उसे ये हुआ कि यार ये बंदा तो मतलब कितना उसके लिए कैसा होता है, कितना उसके आगे पीछे घूमता, नखरे उठाता, जिस तरह वो करती है अपने आप को कि मैं शरीन मुरसलीन हूँ। लेकिन फहाम जो है ना वो भी फहाम कुरैशी है, वो नहीं पैम्पर करेगा उसे कि वो शरीन मुरसलीन है। तो थोड़ा सा ये भी मुझे ड्रामे में एक मैसेज लगा कि यार वाकई में चूज उसको करो शादी के लिए जो आपसे प्यार करे। अब जरूरी नहीं कि वो आज हर इंसान जो आपसे कमतर होगा वही आपकी इज्जत करेगा, लेकिन कमतर तो यहाँ पे अनस भी नहीं था ऐसे को सच। लेकिन जो है वो ये बिल्कुल इसमें दिखाया है कि फिर अगर आप ऐसा लड़का चूज करोगे ना, मुझे लगता है कि जोया नासर के कैरेक्टर की सूरत में एक बहुत बड़ा मैसेज है फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, कि ऐसा लड़का चूज करोगी देन यू शुड प्रिपेयर योर माइंड कि फिर तुम उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि जो है ना खुद ही तुमने वो चूज किया है। अब यार या तो तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी और पैसा और वो सब चाहिए जो तुम्हें उसमें नजर आ रहा है, या फिर तुम वो चीजें देख लो कि यार वो कितना ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है, और अगर यही एक काइंड पर्सन होगा तो वो उस तुम्हारे अलावा कुछ देख ही नहीं सकेगा। तो ये मुझे एक अच्छी मैसेजिंग और अच्छी बातें लगी, और जोया नासर ने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए। वो सिर्फ देखती है और हमें अंदाजा हो जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। दिस इज द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिंग, अ ग्रेट एक्टिंग। एंड नाउ फिर वो दोनों जब आते हैं, फिर वो दादा से मिलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। वहां भी बहुत प्यारी बातें हो रही होती हैं। दादा दादा मतलब इतने अच्छी सलमान शायद एक्टिंग करते हैं। वो कहते हैं, घड़ी देते हैं उसे कि तुम ये पहन लो, और वो कहती है कि पहन लो, कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी तैयारी। वो एक बच्चे की तरह उसको वो कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कुर्ता शलवार तो दादा मेरा अपना है। तो वो जो उनका ना ये फैमिली डायनामिक बहुत प्यारा लग रहा था। ये होती है हैप्पी फैमिलीज ना, बहुत अच्छा लगा मुझे।
और ये देख के उन तीनों को एक साथ देख के अच्छा फिर फ़हाम जो कहता है कि भाई तुम्हारे घर के मर्द खुश नहीं लग रहा है, वो ना कीड़ा करना उसने शुरू कर दिया है। और अचानक से वो वीडियो अब दूसरी तरफ ये चल रहा है कि शायान जो है, अच्छा शायान को जो उसने कोल्ड बिहेवियर दिया है फ़हाम ने, अब उसकी ना हर्ट अब समझ में आ गया शायान को कितना सीधा मामला नहीं है। वैसे वो बहुत हिलेरियस सीन था जब उसकी माँ उसे बुलाने जाती है और उसे कहती रहती है फ़हाम भाई बोलो फ़हाम भाई, तो वो जितना चिढ़ रहा होता है ना बहुत मज़ा आएगा। और फ़हाम अपने भाई को कितना पैम्पर करता है, फ़हाद नाम है आई थिंक सो उसका, कि वो कितना उसको पकड़ के चल रहा है, ये वो ही इज़ टोटली शोइंग कि वो अपने भाई से कितना ज़्यादा वो है और अब वो कितना दिखाएगा इस चीज़ को ना, हर तरीके से ज़लील करके। अच्छा सब जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि भई और फिर वो धमकी दे रहा है कि मैं वो वीडियो वायरल करवा दूँगा। ये बात अनसा सुन के फिर वो हो जाती है। अब अनस जब आता है तो वो फिर वही होता है कि वो कुछ नहीं बोलता है एंड लेकिन ख़ैर बहरहाल उस वक़्त तो जो है ना वो सब कहते हैं कि भई वापस चलो अंदर। लेकिन उसके बाद जो है वो एक कुछ लोग होते हैं, फ़हाम के दोस्त होते हैं, उनके पास वो वीडियो या तो चलती है या फिर वो पहचान जाते हैं वीडियो वाली लड़की। अब ये थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा हो जाता है कि ऐन शादी के दिन इवेंट पे यार 10,000 गलत-गलत लोगों की वीडियोज़ वायरल होती है, वाहिद इनकी नहीं होती। तो मतलब इतना ज़्यादा कि आपने उनको देख के याद भी रखा हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो चलो ख़ैर हो जाता है, कभी वायरल हो जाती है एक चीज़ तो सबके ज़हन में उसकी शक्ल होती है। उन लोगों ने उसको फ़हाम को बताया और फ़हाम ने अच्छा शरीन मना कर रही है लेकिन उसको घंटा बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसकी। उसने वो जाके उसके हाथ में पकड़ा दिया अनस के कि हमारी वीडियो बनाना और फिर वो देख लेता है। तो फिर वो अनसा को पहले तो वो लेके चले आता है। अच्छा मुझे लगा कि एक मर्द के इंस्टिंक्ट के तौर पे ये कोई इतना गलत भी नहीं था। एक इंसान सोचता है यार मैं अपनी बीवी को लेके यहाँ से जाऊँ कि उसकी जगहसाई ना हो। लेकिन फिर जब अनसा वो करती है ना कि हुआ क्या है और ये सब। तो फिर जब उसे पता चलता है वो कहता है नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती ये वो, मगर फिर वो कहती है कि मैं जाऊँगी अगर हमने ये किया नहीं, हम तो और साबित कर रहे हैं ऐसे करके। तो फिर वो उसके साथ जो है ना वो अंदर चलता है। लेकिन जो वो वहाँ पे जाके जो स्टैंड उसने लिया, ये अच्छी बात है कि उसने स्टैंड लिया, लेकिन जो उसने बातें की है ना वो मुझे बिल्कुल भी बातें समझ नहीं आई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सी बातें लगी क्योंकि वो उस पाए की बातें नहीं लगी। मुझे नहीं लग रहा था कि इस ड्रामे में जिसमें इतने अच्छे डायलॉग्स और अनसा के कैरेक्टर से इतने अच्छे डायलॉग्स निकल के आते हैं, वो वहाँ पे अनस इतनी ठंडी बातें कर रहा है कि ये वीडियो तो आपके फ़ोन से भी बन सकती है, ये वो मतलब आप सीधे-सीधा बोल दो कि खबरदार किसी ने मेरी बीवी और मेरे पे उँगली उठाने की कोशिश करी और हमने बिल्कुल इज़्ज़त से शादी की और ये वीडियो किसी घटिया ने बनाई है, ये उसको पकड़ होनी चाहिए। तो ये बातें करने के बजाय वो इधर और उधर से इतनी घुमा के जो कर रहा था, वो मुझे मज़े का नहीं लगा। उसके जवाबात, उसका फ़ेस करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे तो बेहतर था कि हंसा ही फ़ेस कर लेती, वो खुद ही बोल देते। तो बाकी ये था कि जो है ना फिर उसके बाद जो वो सब छोड़ के चले आते हैं और उसकी अम्मी भी कहती है कि मुझे पता है ये बच्चे ऐसे नहीं हैं। फ़हाम की अम्मी को पता है कि ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कहती है कि मेरे भी तो रिश्तेदार हैं, भई कुछ तो पूछेंगे ना। तो फिर वो वहाँ से छोड़ के उनको चली जाती हैं। तो जनाब ये हुआ और अब शरीन को अंदाज़ा हो रहा है कि यार फ़हाम ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा और उसको हो रहा है कि तुमने मुझे नहीं बताया। वो कहती है भई इसमें बताने वाली बात क्या है? फिर वो वज़ाहतें दे रहे हैं कि ये तो हमारे घर में सिर्फ़ ऐसे ही रहते हैं और ये वो। अच्छा ये अभी भी नहीं बोल रहे कि यार ये इनकी वीडियो नहीं है। अब ये होगा नेक्स्ट एपिसोड में कि चूँकि शायान ने धमकी दी थी मैं वीडियो वायरल कर दूँगा, तो सारा इल्ज़ाम अब उस पे आ रहा है कि वो उसी ने किया है, उसकी बहन भी उससे लड़ेगी। लेकिन मुझे हमें और सबको ही ऑब्वियसली ये लग रहा है कि फ़हाम ने जो है ना उसको पहले से पता था और उसने खुद वायरल करवाई है। तो और फिर अब इनोसेंट एक्ट कर रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। तो वो इस तरीके से इनसे जो है ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बदले निकाल रहा है और मुझे लगता है कि वो इसी तरीके से करेगा, इनको मारेगा ना कि एक-एक करके ज़िल्लत के एक-एक उससे गुज़ारेगा। बट इस प्रोसेस में अनफॉर्च्युनेटली अंसा और अनस एक बार फिर ज़लील हो गए इतने सारे लोगों के सामने। ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये एक हकीकत है, एक वीडियो की हकीकत उनके साथ जुड़ी हुई है तो उनके सामने आएगी तो सही बार-बार। तो गाइज़ आप लोगों का बस तेरा साथ हो के बारे में क्या ख़्याल है? आई थिंक सो एपिसोड अच्छी थी, कुछ चीज़ें मैच्योरिटी की अगर ना हो तो बेहतर है। बाकी हम मूव ऑन करते हैं एक मोहब्बत एक मोहब्बत और जो है अच्छा इसमें ये है कि मिक्स्ड रिव्यूज़ इसके ऊपर भी आ रहे हैं, कुछ लोग खुशबक के साथ हैं और कुछ हारून के साथ हैं। ज़्यादा एक-एक सीन की डिटेल में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ वी ऑल नो कि उसमें क्या-क्या हुआ था। लेकिन हाँ, मैं खुशबक और हारून के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे उनका जो वलीमे का लुक था ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। दे वर लुकिंग एन आइडियल हॉट कपल वलीमा लुक में ना बहुत प्यारे लग रहे थे एक-दूसरे के साथ। और माया अली की जो स्टाइलिंग थी उनकी मतलब शी वाज़ लुकिंग लाइक मुझे याद है कि माया अली का एक ड्रामा आया था सिंड्रेला और उस वक़्त वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो जिस तरह उनकी साख़्त है ना वो सिंड्रेला लग रही थी। मुझे एक बार फिर आज वो सिंड्रेला लगी उस मतलब उस सीन में, बहुत ज़बरदस्त और प्यारी लगी। लगा शी डिज़र्व्स टू बी अगेन कास्ट इन दिस टाइप ऑफ ड्रामा जिसमें कोई प्रिंसेस हो, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। वो नाज़ुक से नक्श आँखें मतलब उनकी आँखों की जो कट्स हैं और वो ड्रेस इतना प्यारा था एंड इट वाज़ वेरी मच सूटिंग ऑन हर पर्सनैलिटी मतलब दुबली-पतली सी, लंबी सी और लेकिन इट वाज़ माया की जो है ना अब एक अच्छी वो हो गई है। पहले
एक ज़ोन एक टाइम आ गया था कि उनकी जो है ना वो फेस पे वो रौनक वो बात नहीं रही थी, बट शी इज़ अगेन गेटिंग हर चार्म बैक। और जो उनके पूरा हेयर स्टाइल और सब हेयर डू था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो अब ये था कि इसमें ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा सबको ये शिकायत है कि भाई वो हारून के साथ ऐसा क्यों कर रही है रूड बिहेवियर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उसको जो है ना वो सबसे बड़ी बात जो मुझे गलत लगी कि शादी के दिन रात में बुक लेके पढ़ना, दैट वाज़ नॉट फेयर। मुझे ये समझ नहीं आई कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक्चुअली ये खुशबक के कैरेक्टर के साथ अनफेयर है। क्यों आप उसे ऐसा दिखा रहे हो यार? वो ऐसी नहीं है। वो इज़्ज़त करती है हर उनकी दिल से, और इस तरह वो नहीं कर सकती। अब ठीक है, आप दोनों के दरमियान वो बात नहीं है शादी के लिए, लेकिन अब ऐसे भी नहीं है कि उसने ज़बरदस्ती करी है। अब उसने पूरी खुशी से करी है खुशबक ने, और दोनों की फैमिलीज़ ने हाँ करी है, डिसाइड करी है, अच्छे से रिश्ता लेके आया, कोई झगड़ा-फटा, कोई फ़साद नहीं हुआ। तो उसको अब ये करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो बिल्कुल ही नाइट सूट में आके बुक खोल के बैठ गई, जैसे किसी का फंक्शन अटेंड करके आई और अब सोने वाली है। ये नहीं करना चाहिए था यार। दैट्स इट। आप ऑकवर्डली एक-दूसरे के साथ बैठा हुआ दिखा देते। एक इंट्रोडक्टरी बातें कुछ सिखा देते कि अच्छा आपको क्या पसंद है? आप कहाँ सोएँगे? अच्छा आपको जो है ना वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं इधर ये वो ये सब कर लेते यार, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो जब जाती है शुरू में परी के कमरे में और जो है वो डांस कर रहा होता है। यार हारून की शक्ल विज़िबली ऑफ थी शादी वाले दिन जो दिखाया है ना। अब वो इंटेंशनली थी या अनइंटेंशनली हो रहा था समझ नहीं आई। लेकिन हसीब ने कुछ तो ऐसा कहा है ना जिससे वो ऑफ है। अब या तो मुझे लगता है कि उसको हसीब की बातों पे यकीन नहीं है। सिर्फ़ उसे ये अफ़सोस है कि खुशबक शायद जो है ना हसीब से बचने के लिए उससे शादी करी थी। तो इस वज़ह से थोड़ा वो कन्फ्यूज़ था। लेकिन वो खुश बहुत है जिस तरह वो डांस कर रहा होता है। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस जो है वो दिए हैं। आतिज़ अमीर जिस तरीके से कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से वो कैरेक्टर को निभा रहे हैं। बहुत फ़नी, बहुत फ्लुएंटली और बहुत फ्लो में एक ऐसी कॉमेडी है जो कि ओवरडू नहीं हो रही है। अच्छे मुनासिब तरीके से हो रही है, मुझे अच्छी लग रही है। दूसरा ये कि जो है वो फिर उसके बाद वलीमे वाला जो फ़ंक्शन होता है, अच्छा उसमें मुझे अच्छा लगा कि खुशबक डिस्कस करती है कि मैंने अपनी कलीग को आपसे पूछे बगैर बुला लिया। अब इसमें ये बात है कि वो ये चीज़ शो करता है कि मतलब वो अहमियत दे रही है उसको ना, कि तो वो कहता है कि अरे भई आपने तो अपनी बुआ को भी नहीं बुलाया था, मैंने उनको बोल दिया, ठीक है? तो वो मतलब प्योरेस्ट ग्रीन फ्लैग बन रहा है, ठीक है ना? और हाँ, हारून ने अपना फ्लैट भी उसके नाम कर दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि खुशबक जो है वो कहती है कि तो आपका घर है, वो कहता है नहीं, जब मैं सरकारी घर में मेरा ख्वाहिश पूरी हो जाएगी रहने की, तो फिर मैं बीवी के घर में रह लूँगा। मतलब दोनों तरीके से उसने अपनी बीवी को ऊपर रख के उसकी जो है ना एक वो बढ़ा दी, इज़्ज़त और वक़ार बढ़ा दिया। तो मेरे ख़्याल से खुशबक को अब ये थोड़ा सोचना तो चाहिए ना कि अगर वो बाद में इनसिक्योर हो भी रही है उसे लेके, तो ये तो सोचे यार, वो बंदा अपना घर तुम्हारे नाम करके बैठा हुआ है। कहाँ जाएगा वो अगर तुम उसे निकाल दो आज? तो वो कुछ ऐसा गलत करेगा ही नहीं। तो बहरहाल फिर ये था कि ये सब हुआ, वलीमे का फ़ंक्शन हुआ, उसमें सब लोग आए, सोनिया मुर्तज़ा भी उसमें आ गई, और फिर वो जो अपना खामख़ा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश करी थी कि अच्छा हारून ऐसा था, ये था, वो था, तो फिर उससे जो है ना, अच्छा जितनी बात उसको समझ आई नहीं थी खुशवक़्त को, तो उतनी जो है ना वो माहम ने आके उसे समझा दी कि ये तो उनकी एक्स रह चुकी हैं, आपको नहीं पता। मुझे उस वक़्त खुशवक़्त का ये स्टैंड स्टैंड लेना अच्छा लगा। लोग इस बात को नोटिस नहीं कर रहे, बट आई थिंक ये बहुत अच्छी बात थी। वो माहम के सामने क्लियरली शो कर सकती थी कि मुझे तो नहीं पता सोनिया मुर्तज़ा का, लेकिन उसने कहा बताया था, हारून ने मुझे बताया था। तो वो अपना रिश्ता दूसरे के सामने नहीं एक्सपोज़ करी, अपनी फीलिंग्स या कोई वीकनेस। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, खुशबख्त ने वो बहुत मैच्योरली इस चीज़ का जो है वो फेस किया। लोग वैसे तो उसे कह रहे हैं कि इतनी मैच्योर है, फिर क्यों ऐसी हरकतें करी है? लेकिन यार मैच्योरिटी उसने यहाँ भी तो दिखाई ना, पर्सनल लेवल पे तो वो कर सकती है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उसने स्टैंड लिया उसके लिए, लेकिन अब वो हो गई है अफ़ेक्ट इस चीज़ से। और हारून उससे पूछ रहा है कि भई क्या हुआ है तुम्हें? वो लेकिन वो बता नहीं रही, फिर उसे ट्रेनिंग पे जाना था, वो चली जाती है। और हमने देखा कि वो रोमांटिक वे में सोच रही है उसके बारे में, वो गौर कर रही है, एक्चुअली ये सब रिश्ता उसके लिए नया-नया है। वो ट्रॉमा से भी गुज़र के आई है, ठीक है? उसने हारून ने उसको अप्रोच किया था, उसने किसी को अप्रोच नहीं किया था, ना अपनी कोई इमोशनल अटैचमेंट शो की थी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता देख रही है, उसे ऑब्ज़र्व कर रही है और वो करीब हो रही है उसके बारे में अच्छा भी सोचती है। उसने अपनी माँ से भी हारून के बारे में अच्छे अल्फ़ाज़ कहे थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा-सा वो सोनिया मुर्तज़ा से अफ़ेक्ट हो गई है, ये तो एक अच्छी साइन हुई, इसका मतलब है कि वो उससे फाइनली अटैच हो रही है। दैट्स व्हाई शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर एंड दैट्स व्हाई शी इज़ फीलिंग प्रोटेक्टिव ऑफ हिम। तो अगर लोग ये कहते हैं कि यार वो उस पे ट्रस्ट क्यों नहीं करी, भाई ट्रस्ट तो कर रही है ना, वो अपनी बच्ची उसको दे के आ गई और अपना घर उस पे छोड़ के आ गई। इससे बड़ा ट्रस्ट लेवल और क्या होगा, और वो क्या करे? सिर्फ वो अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, बिकॉज़ जब इंसान की फीलिंग्स हर्ट होती है ना, और एक बार नहीं बहुत बार हुई है, एक तो उसका टॉक्सिक रिलेशन हस्बैंड जो था, और दूसरा हसीब की वजह से कि मर्द कैसा होता है कि बदल जाता है।
तो उसको रिलेशनशिप और उसकी वजह, अब रिलेशनशिप सुन के तो उसे कुछ नहीं हुआ था हारून का, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप सामने आके खड़ा हो जाएगा और उसको पता भी नहीं है कि वो सामने आ सकता है, वो सोचती होगी कि हाँ यार होगी कोई, लेकिन ये इतनी सामने की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसका बनता है इनसिक्योर होना। वो सोच सकती है कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब ये भी तो ऐसा नहीं करेगा कि इसका तो कुछ अरसे में मेरे से दिल भर जाए। और फिर मतलब मैं तो, वो भी आती है ना ज़हन में कि यार मैं तो एक बच्ची की माँ हूँ, उसने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन कुछ अरसे बाद फिर वो सोनिया तो उसके साथ-साथ है। तो अब उसको ये चीज़, एक्चुअली ये चीज़ बॉदर कर रही है कि वो अपनी एक्स को रोज़ फेस करता है। तो वो परेशान है। अब इन चीज़ को, इन थॉट्स को वो अल्फ़ाज़ में आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस तरह उसका इमेज डैमेज होने का भी खतरा है कि यार मैं कैसी लगूँगी ये बोलते हुए। तो हमें ये बातें समझनी चाहिए ना कि वो इन चीज़ों से गुज़र रही है कि यार मैं कैसे बोलूँ? अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ? और फिर सोनिया जब उनके घर पे आ जाती है, अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा हारून के कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन हुआ। वैसे तो वो सोनिया को अपनी जगह पे रखता है, उसको बिल्कुल 1 इंच भी जो है ना वो अपनी ऐसे आने नहीं देता कि उसे कहीं से भी लगे कि वो उससे फ्रेंडशिप कर रहा है। लेकिन यार रात के वक़्त अगर वो आई थी खुशबक से मिलने और खुशबक घर पे नहीं थी, तो फिर वो उसे दरवाज़े से ही बोल देता कि भई बात में आ जाना। अब वो कहता है खुशबक घर पे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉफ़ी नहीं पिला सकता। मतलब ठीक है यार, इट्स चिल एंड इट्स कूल, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, शादी के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आप वो नहीं उस तरीके से कर सकते जैसे आप हमेशा से करते थे। वो गैर अख़लाक़ी ही कहलाती हैं। ये वक़्त नहीं था, रात का वक़्त था, उसकी बीवी घर पे नहीं है, तो अब ये गैर अख़लाक़ी है। हाँ, वो उसके ऑफ़िस में बैठा होता है, ऑफ़िस में आई होती है, समझ आती है। ये उसका घर है, ठीक है ना? ये उसकी पर्सनल स्पेस है और वहाँ बीवी के बगैर उसको कोई किसी को अंदर बुलाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी उसकी कलीग रह चुकी होती और चाहे सब कुछ कूल हो उनके दरमियान यार फिर भी। तो यहाँ पे हारून की गलती बहरहाल है और खुशबक को ये चीज़ फ़ील हो गई जब उसे किसी और से पता चला कि वो आई हुई है। या तो फिर वो इतना कूल और चिल बंदा है तो वो कॉल करके बता देता है कि सोनिया मुर्तज़ा आई हुई है। तो मैं बिठा रहा हूँ, कॉफ़ी पिला रहा हूँ। इस तरीके से कि चलो इजाज़त लेना भी ना लगे और बताना भी हो जाए कि यार उसको पता है कि कोई आया हुआ है। तो ये चीज़ खामख़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए थी, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी मुझे लगता है। ओके, नाउ हारून और परी के जो सीन्स हैं, दे वर सो एडोरेबल टुगेदर। इतनी प्यारी केमिस्ट्री उन दोनों के दरमियान क्रिएट हुई है ना यार, कि मतलब वो एक तो इतना प्यारा सा वो गर्ल डैड जो है वो बन रहा है और वो बच्ची इतनी क्यूट है और कितना ज़्यादा वो एक-दूसरे के साथ हो गए हैं। शुरू में शादी वाले दिन दिखाया कि वो रो रही है, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह उसे प्यार कर रहा है, ख़्याल रख रहा है और जिस तरह उसे दोस्त समझ के जो बातें कर रहा है ना, कुचू-पुचू तो कर रहा है, लेकिन एक उस तरह मतलब एक इंसान समझ के उससे बातें कर रहा है ना कि अच्छा ऐसे करोगे, ये करो। तो वो जिस तरह उसे सँभाल रहा है बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी अपनी बच्ची नहीं दिखाई है, ये खुशबक की बेटी दिखाई है और एक मर्द जो है वो ऐसे भी कर सकता है। अब ये है कि क्या तो इतना ज़्यादा बार इतना हाई सेट कर रहे हैं, ऐसा होता भी है या नहीं? कुछ चीज़ें उस ज़ोन में रहने देनी चाहिए कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? आपने सिंगल मदर्स से अगर शादी करें, तो उनको उनके बच्चों के साथ शादी करें, ऐसे नहीं करें कि बच्चे जो है वो पीछे रह जाएँगे और उसी तरह एक्सेप्ट करो ना यार, जैसे तुम्हारा अपना बच्चा होता है, तो आपकी बीवी से अगर आपको प्यार है, तो वो जो चीज़ भी उससे जुड़ी हुई है, चाहे वो बच्ची भी हो, उसमें ये कहना कि ये किसी और की है, भई वो सिर्फ़ बाप की तो नहीं है ना, वो माँ की भी तो बेटी है ना। तो बहुत क्यूट रिलेशनशिप है, बहुत प्यारा लगा और फिर जब वो लेके आ जाता है बच्ची को उसके पास, तो कुछ चीज़ें देखिए ड्रामे में नेचुरल हो रही हैं कि इस तरह बच्ची को बगैर बताए लेके निकल जाना, ये भी बहुत है। न्यू हस्बैंड के साथ अपनी छोटी-सी बच्ची को ट्रस्ट करना, ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है, आजकल ऐसा भी नहीं होता। तो बहरहाल वो पहुँच जाता है और फिर खुशबक नाराज़-नाराज़ है, वो कहता है मेरा हाल भी पूछ लें। फिर वो बता देती है। मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने लंबी नहीं करी और इसको जल्दी रिवील कर दिया कि भई मसला क्या है। तो वो कहती है कि सोनिया मुर्तज़ा और ये वो, तो वो कहता है भई मैंने आपको बताया था, आपने पूछा नहीं। वो भी मुझे अच्छा लगा कि वो जल्दी से बोल देता है कि आपने ही नहीं पूछा था। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता था कि वो रोज़ मिलेगी और अभी भी तुम्हारे साथ होती है ये वो ना। तो वो कहता है भई मिलना तो होगा। वो सीन बहुत क्यूट था जब वो बेड पे बैठी होती है और उससे पूछती है अच्छा दूसरी वाली कौन-सी थी? उसमें आपको क्या अच्छा लगा था? अच्छा, वो कहता है वो हसीन बहुत थी, सोनिया में क्या अच्छा लगा, वो ज़हीन बहुत थी। तो मतलब एक फ्लर्टी इंसान भी लग रहा है हारून बहुत ज़्यादा। फिर वो कहता है अच्छा, पर ये मत पूछिएगा कि आप में क्या अच्छा लगा, क्योंकि फिर तो अल्फ़ाज़ खत्म हो जाएँगे। तो मतलब वो प्यारी बात लगी, लेकिन खुशबक इनसिक्योर भी हो रही है ऑब्वियसली कि यार मेरे बाद भी कोई आ सकती है। आएगी ना ज़हन में ये बात, तो नेचुरल सी ये बात ज़हन में आना। तो क्यों हम ऑफेंड हो रहे हैं खुशबक के इस एटीट्यूड पे? हाँ, वो किताब पढ़ना, ये पढ़ना, ये मैं कहती हूँ थोड़ा-सा डायरेक्टर और उनका होता है भई ड्रामे वालों का कि थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया आपने, इतना भी नहीं होता। लेकिन जो है ना वो प्यार करने लग गई है या तो शायद या वो जब उसके लिए अटैच तो हो रही है उससे, तभी तो जेलस फील कर रही है, वरना उसे कोई घंटा फ़र्क ही ना पड़े कि यार ये करता रहे मेरी बला से जिससे भी बात करे। तो इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर औरत है, स्टिल शी इज़ फीलिंग दोज़ थिंग्स, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो फीलिंग्स उसकी वापस आ रही हैं, वो होगी अटैच। सो आई थिंक सो कि उनकी डायनामिक केमिस्ट्री बहुत क्यूट है, लेकिन जो उसने आखिर में कंप्लेनिंग सेंटेंस बोला था
हारून ने, मुझे समझ नहीं आई कि वो करने की ज़रूरत नहीं थी एंड आई थिंक कि आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी, वो नज़र आ ही रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो कहता है उससे कि मैं हसीब नहीं हूँ। तो बहरहाल वो उसे इंडिकेशन दे देगा कि मुझे पता है हसीब का और आपने ना बता के गलती ही की है, तो मैं वो नहीं हूँ। तो बहरहाल ये है कि अब देखते हैं क्या होता है इनके उसमें। मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया इनका जो है ना वो ड्रामा देख के। अच्छी चल रही है एपिसोड, अच्छी प्रोग्रेशन है। नाउ हम देखते हैं अब आगे क्या-क्या होता है एंड नाउ मूविंग ऑन टू द बॉम्बे टेलर्स। बॉम्बे टेलर्स की ये 2 एपिसोड्स मुझे ग्रिपिंग लगी। लास्ट टाइम मैं डिसअपॉइंट हुई थी बट इस बार मुझे बहुत मज़ा आया। एंगेजिंग एपिसोड्स थी और स्टोरी मूव फॉरवर्ड की है और शादी जिस पे ख़त्म हुई थी कहानी, शादी तो अभी भी नहीं हुई, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे। मैं सबसे पहले जो वो परफॉर्मेंसेस को बहुत प्रेज़ करना चाहूँगी। मुझे जो वो परफॉर्मेंस क्लियर नहीं हुई थी जस्ट लाइक अनीका ज़ुल्फ़िकार जो कि मेन लीड रोल प्ले कर रही हैं, उनकी और लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छे से जो है वो उस रोल को निभा रही हैं जिसमें एक लड़की जिसकी आँखों में थोड़ी-सी बगावत है, थोड़ी-सी अपनी मनमानी है और थोड़ी-सी जो वो आवाज़ उठाने की और कुछ करने की जस्तजू है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट कभी-कभी वो एक्सप्रेस भी कर देती है बहुत ज़ोर से। तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है अनिका। आई आई होप कि ये लीड रोल उनके लिए जो है वो फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आए। इसके बाद सानिया सईद बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत एक्टर हैं। इतने अब अभी आपकी इज़्ज़त में वो एक टॉक्सिक मैनिपुलेटिव सास का रोल प्ले कर रही हैं, वहाँ वो आउटस्टैंडिंग आउटशाइन कर रही हैं सबको। और यहाँ इतनी अच्छी, इतनी स्वीट, इतनी बेचारी सी माँ है और इतने प्यार से वो बोल रही हैं, इतने प्यार से वो अपनी बेटियों से बात कर रही हैं। वो एक सीन जो था जिसमें उनकी बेटी हॉस्पिटल आई थी उनके अपने अब्बू को, वो अपने शौहर की परेशानी में हॉस्पिटल आती हैं, मगर फिर भी जो है वो अपनी बेटी का जिस तरह पूछ रही हैं बहुत नेचुरल था कि बेटा तुमने कैसे किया? तुम ठीक हो? और फिर दूसरी बेटी से पूछ रही हैं बेटा तुम्हें कुछ खाना है? घर जाके सो जाओ। ये होती है एक माँ, सिर्फ़ ये नहीं होती कि अपने शौहर का पता चला चीखना-चिल्लाना, शोर-शराबा और सब कुछ भूल गई। तो वो उसमें इतनी ममता है उनके अंदर, इतने अच्छे से वो डिलीवर कर रही है, बहुत अच्छी। तनवीर हुसैन, इतने अच्छा तरीके से वो बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे तो वो ज़्यादातर सपोर्टिव बाप बनते हैं और जैसे लास्ट दर्द पत्तों का बन को देखा था, लेकिन उससे बिल्कुल एक डिफरेंट ज़ोन में ही आ चुके हैं और थोड़ा-सा ये अननोइंग इरिटेटिंग बाप है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। अली सफ़ीना, वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस। यार ये बंदा जब कनिंग और शार्प और वो बनता है तो भी इतना बेहतरीन करता है और थोड़ा-सा जो ऐसा दिखाया है ना, जो मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन लेकिन जिनका थोड़ा-सा होता है कि अनएजुकेटेड माहौल है और थोड़ा-सा दुकान और वो वाले जो एक माहौल में पले-बड़े होते हैं, जिनका एक मखसूस स्टाइल होता है, वो ज़्यादा मिलनसार होते हैं बातचीत में, एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते हैं और थोड़े-से जो पढ़ लिख लेते हैं लोग वो कम बोलने लग जाते हैं। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि वो इतना अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, आँखों से लेके, हँसी से लेके हर चीज़ और उसको कोई टिपिकल ऐसा शौहर नहीं दिखाया बल्कि वो अपनी बीवी की कितनी मदद कर रहा है, वो मुझे बहुत अच्छे सीन्स लगे। ग्रीन फ्लैग तो फिर ये भी है कि उसकी बीवी को पैर में चोट लगी हुई है, उससे हो नहीं रहा है मैनेज, इतनी मुश्किल हो रही है, लेकिन वो अच्छे से कर रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी बीवी को आराम देने के लिए, बच्चों को पूरे घर को टुगेदर रखने के लिए और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली है। एक बाप है, उसकी अम्मी-दादी भी हैं, 2 भाई हैं, घर की कोई औरत नहीं है, बस दादी हैं और एक ये इनकी जो है वो बहू है जो कि इनकी बेटी है। तो बहुत अच्छा उनका माहौल है, वो लड़की भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है जो उनकी वाइफ़ का रोल प्ले कर रही है। बहुत अच्छे नेचुरल हैं, सब नेचुरल हैं और बिल्कुल कोई ओवरडू नहीं करा। कलर्स, थीम्स बहुत अच्छी हैं इस ड्रामे में और जो कुछ सीन्स थे उसमें जो है वो ये था कि एक तो अनीका का जो सीन था महारूफ़ का, जिसमें वो अपने बाप पे ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि वो उसका बैग चेक कर रहा होता है। एक तो मुझे उसके बाप की ये समझ नहीं आ रही कि यार अगर ऑफ़िस में बोल दिया उन्होंने कि आजकल के लड़के-लड़कियाँ तो ये हैं, इतना क्यों बॉदर हो रहे हैं? फिर वो पार्क में जाके चेक कर रहे हैं बाकायदा, तो ये बहुत एक्सट्रीम पे हैं कि अभी उन्होंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने अज़्यूम कर लिया है कि हाँ, मेरी बेटी भी ऐसे ही करेगी, बेटियों के बाप से क्या फ़र्क पड़ता है? पार्क में जिस बंदे ने आपसे बदतमीज़ी की थी, वो लड़का था, आज अगर आपका बेटा होता, तो वो ऐसे ही करता। तो मतलब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये तो इनजस्टिस है, तो वो एक इनजस्टिस वो अपनी बेटियों की सेटल उनको फ़िक्र है, लेकिन इसके साथ-साथ वो फ़िक्र में गलत फ़ैसले ले रहे हैं, बस ये फ़र्क है। तो जो है वो जिस तरह वो चिल्लाती है, वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है और थोड़ा-सा डिसरिस्पेक्टिंग में भी हो रहा था, लेकिन वो बहुत हर्ट होती है कि उसका बाप कैसे चेक कर रहा है, ऐसा उसने क्या कर दिया कि उन्हें जब वो चेक करने की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं उसका भी समझ रही थी पॉइंट कि वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो हर वक़्त डिस्टर्ब रहती ही है। तो अब इतना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हो गया था उसके लिए ना, क्योंकि वो बेचारी मेहनत ही करती है अपना यूट्यूब चैनल और ऐसी कोई उसपे वो हरकत नहीं कर रही है जिस पे कोई क्वेश्चनेबल हो। तो मुझे जो है वो ये हुआ कि वो और फिर उसके बाद उनको वही होता है जो अटैक पड़ जाता है। लेकिन फिर देखें उसी बेटी ने करा, वो बेटियों के बाप होने पे बोलते हैं लेकिन वो अपनी कमाई से अपने बाप को पूरा इलाज कराई, फिर बायपास इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ कर रही है।
लेकिन आखिर में फिर वही लड़ाई हो गई कि भाई तुम यूट्यूब चैनल का पता चल गया और अब वो पागल से हो गए कि भाई ये क्या, और उन्होंने शादी की बात कर दी। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि हमने सैफी और मारूफ का इंटरेक्शन फाइनली देख लिया, हॉस्पिटल में हुआ। सैफी भी एक गैर जिम्मेदार थोड़ा सा लड़का है जो कि अपनी चीज करना चाहता है, वही मारूफ वाला प्रॉब्लम, लेकिन वो दिल से अच्छा है, वो एक एज अ पर्सन अच्छा है, केयरिंग है। और हमने उसकी केयरिंग साइड देखी इस बार, और उसने जिस तरह केयर की, और कोई जो है ना वो छिछोरपने का सहारा नहीं लिया कि दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, ये वो बिल्कुल नेचुरल वे में रखा कि जिस तरीके से बहन के घर से ससुराल से लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, खैरियत पूछते हैं, चले जाते हैं, उनमें भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। तो अभी कोई ऐसा क्रिएट नहीं किया गया, तो कोई लव मैरिज सीन नहीं बनाया है। जस्ट ये करा है कि जो है वो अब घर वालों के दरमियानी बात हो गई है, आखिर में अब्बा ने भी बोल दिया कि भाई शादी कर ले, मेरी दूसरी बेटी को भी आप रखें। तो अब ये है कि ड्रामे में क्या होगा आगे, क्योंकि मारूफ तो बहुत जो है वो रिबेलियस नेचर की है। शादी तो ऑब्वियसली होगी, टीचर्स में हमने देखा है। लेकिन जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में जब माँ जिस बुरे तरीके से रो रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, अब पता नहीं, अब ये है बाकी है कि उसके बाप को भी एतराज है सैफी के, वो कुछ काम धंधा नहीं करता, तो उसकी जो ये अली सफीना की जो वाइफ बनी है, उसकी भाभी है, वो भी ये कहती है कि भाई इससे कौन शादी करेगा, और अब उसको हो रहा है कि यार मेरी ही बहन की शादी होगी इससे। तो काफी सारी चीजें हैं, मिक्सचर है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, फैमिली ड्रामा है, मजा आ रहा है। मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छी डायनेमिक्स वो क्रिएट हो रही है, फाइनली स्टैब्लिश हो रही है स्टोरी में, और जान पकड़ रही है। आई लाइक इट्स बॉम्बे टेलर्स, और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा आगे। अभी बॉम्बे टेलर्स का भी जिक्र है, वो सीन जो उनकी फैमिली का था, जो अली ताहिर है उनकी फैमिली का, जहाँ पे वो लोग उनके अलावा सब खाना खा रहे थे, और वो दादी बताती हैं कि बॉम्बे टेलर्स बहुत मशहूर था और अभी भी उनका नाम है। तो बिल्कुल वो जो दादी की बातें सुनते हैं ना बच्चे बैठ के, और फिर थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं उनके दौर का, वो बहुत नेचुरल तरीके से शूट किया हुआ था। तो मैं डायरेक्शन की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगी इसमें, और बाकी कुछ साइड के इशूज जब वो चलते रहते हैं, ओवरऑल स्टोरी इज गोइंग वेल। आई थिंक सो कि ये जो है वो ग्रिप पकड़ने वाला है ड्रामा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द 4 ड्रामाज। आप लोगों का कौन सा ड्रामा आजकल फेवरेट चल रहा है? जंजीरे के बारे में मुझे जरूर बताएगा आप लोग, ये क्या थॉट्स हैं। स्टे ट्यून्ड विद हॉट।